नमस्कार दोस्तों, आज हम एक खास मेहमान को आपसे मिलाने जा रहे हैं जिनका इंट्रोडक्शन देने की कभी कोई जरूरत नहीं होती। पिछले 3 दशकों से बहुत मशहूर टीवी का चेहरा रहे हैं। मेरे सीनियर भी रहे हैं, मुझे मौका भी मिला इनके साथ काम करने का। अभिज्ञान प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, Joel. And firstly, so happy to see you doing so well. थैंक यू। Good work, genuine work. तो आज के युग में आप कर रहे हैं, आज के समय में जहां मीडिया की क्रेडिबिलिटी, मीडिया की विश्वसनीयता बहुत ही गिर गई है, कई महीनों में तो है ही नहीं मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैं आपसे रिकनेक्ट हुआ और देखा आपको YouTube पे, तो उसी रात बहुत खुशी हुई है, तुरंत आपका स्क्रीनशॉट लिया जी और फिर आपको मैसेज किया। तो कोशिश करता हूँ कि आपको फॉलो करूँ, बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है अभिज्ञान, क्योंकि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और मैं पर्सनली आपके जर्नलिज्म का फैन रहा हूं और बहुत क्लोजली आपके साथ काम करने का मौका भी मिला। लेकिन आज हम जो आपको मिलवाने जा रहे हैं अपनी ऑडियंस से, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप अपनी बुक का इंट्रोडक्शन दें जो 2 साल पहले, शायद 2022 में आप लेकर आए थे, और मैं चाहता हूं कि उस पर हम बात करें। फिर हम आगे आपसे बात करेंगे। आपके और मुंबई के रिलेशनशिप भी बड़े खास रहे हैं। आपने अंडरवर्ल्ड को भी बहुत क्लोजली देखा है, कवर किया है, बॉलीवुड पर भी बातें होंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं आपकी बुक से। चाहेंगे कि उसके बारे में कुछ बताएं? हाँ, मतलब वो असल में मेरे पास जब ऑफर आया हार्पर कॉलिंस का और उन्होंने अप्रोच किया किताब लिखने के लिए, तो 2 अलग अलग विषयों पे थी। एक था कंपैरिजन करना, क्योंकि मैं अटल बिहारी वाजपेयी के काफी नजदीक था और सरकार को मैंने बहुत करीब से देखा, पीएमओ को कवर किया जी। तो एक ऑफर आया कि कंपैरिजन, तुलनात्मक तरीके से एनालाइज करिए अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी को। तो मैंने उसके लिए मना कर दिया, क्योंकि उस समय मुझे लगा कि अभी इनका टर्म पूरा नहीं हो रहा है मोदी का, और मेरा अपना ये मानना था कि ये 24 में भी वापस आएंगे उस समय। तो मैंने कभी उससे पहले कुछ लिखना और कहना जो है वो आप उसको बेहतर तरीके से एनालाइज नहीं कर सकते। अटल जी तो खैर एक बहुत खास शख्सियत थे, अलग शख्सियत थे, और उनको बड़े करीब से देखा और बहुत कुछ सीखा। खुद मैंने उनसे, मतलब पत्रकार का काम नहीं होता पॉलिटिशियन सीखने का, लेकिन उनकी शख्सियत में पॉलिटिशियन के अलावा भी बहुत कुछ था। जी जी जी। तो वो उनको बहुत यूनिक बनाता था, वरना पॉलिटिशियन का और हम जानते हैं कि किस तरह के होते हैं अमूमन, उनके हाव भाव, उनकी हरकतें किस तरह की होती है। तो अटल जी थे, तो वो वैसे नहीं थे। फिर बात आई कि क्या लिखे, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई इतना साल आपका है मुंबई का, और उससे बहुत बड़ा समय उत्तर प्रदेश की रिपोर्टिंग का, और उत्तर प्रदेश पे कभी कोई किताब नहीं आई। तो फिर मैंने तय किया कि ये किताब मैं यूपी पे लिखूंगा। सारांश किताब का बिल्कुल क्लियर है कि देश का सबसे ताकतवर स्टेट, मतलब कितने प्राइम मिनिस्टर्स दिए, तो अगर आप उनको उन प्रधानमंत्रियों के अलग अलग इलाकों में भी यूपी को बांट दें कि ये प्राइम मिनिस्टर रायबरेली से आते थे, ये प्राइम मिनिस्टर यहाँ से आते थे, या ये उस बड़े नेता का इलाका था, या ये उस बड़े नेता का इलाका था, तो कुल मिलाकर इतना पावरफुल बनता है उस उत्तर स्टेट जी। कि इसको तो तरक्की की राह पे पता नहीं कब चले जाना चाहिए था। ट्रू। और अब आजादी के इतने साल भी, तो मैं बार बार कहता हूँ कि ये किताब, ये शुरू में जब आई इलेक्शन के टाइम के आसपास, तो बहुत तेजी से स्पाइक हुआ, किताब हिट हुई और लोगों ने सोचा कि पिछली सरकार पर किताब है। फिर मैंने इसके बहुत इंटरव्यूज करने शुरू किए, इस किताब के बहुत इंटरैक्शंस किए और एक्सप्लेन किया कि ये किताब उत्तर प्रदेश पर है, कोई योगी सरकार पर नहीं है, कोई अखिलेश सरकार पर नहीं है, कोई मुलायम सिंह सरकार पर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश पर है। फिर मैंने तय किया कि इसको शुरू कहाँ से करूंगा। इसको शुरू उस दर्द से करूंगा, उस पेन से करूंगा जो मैंने महसूस किया जब मैं नया नया मुंबई शिफ्ट हुआ। तो मुझे एक कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया तुरंत आते ही। जावेद अख्तर थे उसमें, उद्धव ठाकरे थे और बहुत सारे लोग थे। शिवसेना का एक बड़ा कैंपेन बिल्ड हो रहा था, मी मुंबई का। ओके, याद होगा आपको? जी मुझे याद है। जी जी जी। तो उसमें बोलने के लिए मुझे बुलाया गया है। तो मैंने ऐसे मजाक में कहा कि मैंने कहा आप लोग जिस तरह के कुछ लोग वहां लॉजिक दे रहे थे
मैंने अगस्त के हिसाब से तो मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ और मैं तो सेटल भी नहीं हुआ हूँ मुंबई में, मुझे तो कल की फ्लाइट पकड़ के वापस चले जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि देश में आप इधर से उधर कहीं जाने रहने के लिए किसी की या किसी पॉलिटिकल तंत्र की इजाजत की जरूरत हो। तो वो बात मेरे दिल में बसी हुई थी। ये मतलब ट्रूली कॉस्मोपॉलिटन सिटी है इस देश की, और फिर भी उसमें ऐसा बर्ताव है। तो उस पेन से मैंने अपनी किताब को और मुंबई के दिनों को शुरू किया। और उसको इस बात से ले जाकर जोड़ा, उसको लिंकअप किया इस बात से कि इसका मूल कारण ये है कि जिस प्रदेश में जो अपॉर्चुनिटीज कामगार को मिलनी चाहिए, काम करने वालों को, कामगार से मेरा मतलब है, वो गलत न समझ ले, तो वो अपॉर्चुनिटीज ओवर द इयर्स समय बीतता गया और उनको मिली नहीं। मूल काम की जो बातें होती हैं, क्योंकि वो लोग वहां पर वही काम ज्यादा मुंबई में करते हैं, चाहे वो टैक्सी चलाने का हो, ऑटो चलाने का हो, किन हालात में रहते हैं मैंने आपने रिपोर्ट किया है। और बहुत इनकी तब्दीलियां नहीं हो पाई हैं। फिर गेटवाइजेशन हो जाता है, वहां पर अलग अलग इलाकों में घुस के वो रहने लगते हैं, तमाम तरह की राजनीति होने लगी, उत्तर भारतीय संगठन बन गए और ये हुआ वो हुआ। लेकिन मूल समस्या क्या है? मूल समस्या है कि वो अपना घर छोड़ के इसलिए आ रहे क्योंकि आप वहां उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। एग्जैक्टली, हाँ, तभी वो यूपी से दूर मुंबई में आते हैं। जाने का यही कारण हुआ उनके पंजाब जाने का। तो ऐसा राज्य जिसने असीम राजनीतिक ताकत देखी और आज भी देख रहा है, आज भी लखनऊ से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है। तभी किताब का टाइटल है फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस, द पावर एंड फ्लाइट ऑफ यूपी। हमारे उसकी ताकत और उसकी कमजोरी। वर्तमान प्रधानमंत्री भी वाराणसी से सांसद है। हाँ, अब वर्तमान प्रधानमंत्री जिस जमाने में बीजेपी इतने साल कवर की, तब जानता था, तो उन्होंने, और हम वो जानते हैं बड़े अच्छी तरह से कि मैं बनारस का हूँ, तो वहां का मेरा जन्म है, तो शायद कभी कोई चर्चा भी नहीं आई होगी जिंदगी में उनके ये सोचने की कि नरेंद्र मोदी मेरे बनारस जाकर चुनाव लड़ेंगे, गुजरात से आकर, गांधीनगर से आकर बनारस चुनाव लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्योंकि आप को अपने चेहरे को प्रधानमंत्री के तौर पर उत्तर भारत में स्टैब्लिश करना है। उत्तर भारत में स्टैब्लिश करना है तो कहाँ स्टैब्लिश करना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश तो सब कुछ है, उसकी राजनीतिक अहमियत है, उसमें जातिगत मसले बहुत हैं, उसमें अपराध बहुत है, उसमें सब कुछ है, लेकिन वो विकास नहीं है जो बड़े से बड़े नेताओं को, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर अटल जी खुद लखनऊ से लगातार, मेरे शहर जहां मेरी तालीम हुई, वहां से लगातार वो बने रहे, राजनाथ सिंह बने रहे, मायावती, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब कौन सा नाम नहीं लूं, वीर बहादुर सिंह, मतलब एक नेता देश का। तो होता नहीं कि चलो एक दो नेता है, महाराष्ट्र से आज भी एक दो नेता है जिनका नाम लिया जाएगा, शरद पवार और बाल ठाकरे। उत्तर प्रदेश में आप देखिए ना, लाइन है लंबी लाइन। मतलब मैं आपसे बात करता जा रहा हूँ, नाम आ रहे, फिर भी यूपी नहीं बदला, यूपी में वो नहीं हो पाया जी। तो बड़ा मुझे उसका दर्द था बहुत। और मेरे किताब में दो खास बातें हैं कि एक तो जिसने मैंने कहा कि पूरी कहानी मुंबई से मैंने लिखी है अपने शुरुआत के किताब के इंट्रोडक्शन में, कि कहाँ से मुझे उत्तर प्रदेश में किताब लिखने का दर्द और जज्बा दोनों आया। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि 2 चैप्टर्स इसमें कास्ट पर है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की खास पृष्ठभूमि है। और 2 ऐसे चैप्टर्स हैं, ओटीटी वगैरह बहुत उसमें कीन थे एक समय, लेकिन रिप्रोडक्शन राइट्स की वजह से मैं उसको नहीं कर पाया। लेकिन जब किताब अब हिंदी में लेके आऊंगा तो उस पर जरूर काम करूंगा। 2 चैप्टर्स है कास्ट क्रिमिनलाइजेशन पे, कि जातिगत कारणों से या जातिगत ऑपरेशन से जो दबाया गया सवर्णों द्वारा बाकी जातियों को, और आज इतनी कास्ट सेंसस को लेकर बहस हो रही है, राहुल गांधी फिर उस इशू को रेज कर रहे हैं पार्लियामेंट में, तो जो ऑपरेशन हुआ पिछड़ी जातियों का, उससे वो कैसे डाकू बने, डकैत बने, और ऐसी ऐसी कहानियां हैं।
ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स की जिनके मंदिर बने हो, भगवान की तरह पूजे गए, जो लोग नहीं जानते। तो उसका मूल कारण था कि जब उनको दबाया गया तो उन्होंने हथियार उठाया। बाद में वो माफिया में तब्दील हुए और राजनीति से आकर जुड़े, लेकिन मूलतः उनकी भूमिका डाकू की थी और राज्य के ऊपर हावी होकर, स्टेट विद इन स्टेट जैसे कहते हैं, राज्य के ऊपर हावी होकर उन्होंने अपने इलाके को लगाया। बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है चंबल का इलाका, तो आप जानते हैं उस एरिया को भी बहुत अच्छे से आप समझते हैं जी। तो ये उस किताब की दूसरी खासियत है कि उसमें ऐसे कोई ददुआ की, निर्भय सिंह गुर्जर की, फूलन देवी की ऐसी ऐसी कहानियां जो लोगों ने नहीं सुनी होंगी। उनके खिलाफ भी तो ठाकुरों ने अत्याचार किया था, अगर हम जातिगत तरीके से देखें। उसके बाद वो रिवोल्ट में जो है वो फूलन देवी बनी। तो अपराध की भी एक बड़ी खास पृष्ठभूमि थी। उसके बाद जब मुंबई आकर, वापस आते हैं मुंबई आकर मैंने काम किया, अबू सलेम को चेस करते हुए बहुत समय बिताया पोर्चुगल में। मैंने उसके लॉयर से मिला, उसकी पूरी कहानी समझी। उस समय मैंने मिड डे में कॉलम में लिखा था, उस समय लिखा था और बहुत क्लियरली लिखा था कि बड़ी सुयोजना के साथ अबू सलेम ने अपने आप को पोर्चुगल में अरेस्ट करवाया एक तरह से। और क्रोएशियन माफिया उसको बैक कर रहा था, इसलिए क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट नहीं है। और अंततः बहुत समय तो ये लगा ये साबित करने में कि वो अबू सलेम है, कि बहुत कम लोग जानते हैं। सीबीआई की पूरी टीम हमारे साथ थी, मैं उनके साथ गया था। बहुत कम समय लगा अबू सलीम को ये साबित कर देने में वो पाकिस्तानी है, जबकि सीबीआई को बहुत लंबा वक्त लगा, भारत को बहुत लंबा वक्त लगा ये साबित करने में कि नहीं, ये जो पकड़ा गया व्यक्ति है ये अबू सलीम है। और जब वो हुआ लिस्बन की कोर्ट में, तो अबू सलीम की प्रोसीडिंग शुरू हुई जी। और अंततः हमारे उस समय के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने जी अंडरटेकिंग दी, क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, अंडरटेकिंग दी वहां पर लिस्बन हाई कोर्ट में कि जब भी अबू सलीम को भारत लाया जाएगा प्रत्यार्पण के तहत, एक्सट्रेडिशन के तहत, जब भी उन्हें भारत लाया जाएगा, उनकी जान माल को यहाँ कोई खतरा नहीं हो सकता। अच्छा, इसी शर्त पर उनको लाया समय आने वाला है कुछ ही सालों में, मुझे वक्त तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि अबू सलीम आजाद हो जाएंगे बाय द वे। अच्छा, तो आप ये समझिए, पूरी जरा रणनीति को समझिए। आप समझे कि आप उस देश में अरेस्ट होते हैं जहाँ पे जिस यूरोपियन यूनियन में कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, अपराध के ही तहत अरेस्ट होते हैं, और उसके बाद प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया चलती है, आपको पाकिस्तानी से अबू सलीम साबित किया जाता है। साबित करने के बाद फिर प्रत्यार्पण की प्रक्रिया होती है, वहां पर सीबीआई की जीत होती है वहां लिस्बन हाई कोर्ट में, जो सीबीआई का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद अब आप सलीम को लाते हैं, लेकिन आप उसको खरोच तक नहीं आ सकती। ये आपके गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है वहां के कोर्ट को। तो आप जरा इमेजिन करिए, क्योंकि इनको भी लाया गया, छोटा राजन से भी मेरी मुलाकात हुई थी। तो छोटा राजन को मतलब उन्होंने अपने आप को एक पोजीशन किया, हिंदू डॉन, और ये सारे सरकार के साथ उनके खेल थे और जो कुछ भी था, लेकिन उनका केस अलग था। वो यहाँ आए, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई, उसके बाद अस्पताल तक उनको ले जाना पड़ा। अबू सलीम बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त है, जो फोटो में मुझे दिखता है जब भी सोशल मीडिया पे कभी आती है, और उनको आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हाँ, वो सजा काट रहे, सजा याफ्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप उनको कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपके गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है उनके लॉस के हिसाब से, जो लिस्बन हाई कोर्ट में दी गई है। अब आप इमेजिन करिए कि मुझे पता नहीं, मतलब जब भी वो बाहर आएंगे, कुछ ही साल शायद बचे, काफी समय तो बीत गया उनका, तो हो सकता है वो वापस एक्टिव हो जाए। अच्छा, ओके। आज के दौर में अगर हम देखते हैं मुंबई का अंडरवर्ल्ड, तो आप कैसे देखते हैं उन्हें? क्योंकि काफी सिनेरियो चेंज हो चुका है। एक जमाना था बॉलीवुड के लोगों को धमकाना, बिल्डर्स को धमकाना,
फिरौती लेना, लेकिन अब काफी कुछ चीजें बदल चुकी हैं। दाऊद के बारे में भी बीच में खबर आती है कि वो नहीं रहा, फिर आता है कि नहीं वो कभी पुष्टि होगी नहीं, वो अगर नहीं भी रहेगा तो भी पता नहीं चलेगा कि वो नहीं रहा। तो आज कैसे देखते हैं आप इतने सालों के बाद, क्योंकि आपने बहुत क्लोजली उसको कवर किया था? हाँ, तो अब तो मतलब मैं कितनी डिटेल्स में कहानियां सुना सकता हूँ, बहुत लंबा वक्त हो जाएगा। इंडिविजुअल कहानियों पे आप जाइए तो, और बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, खूब ग्लैमराइज करके बेचा गया है फिल्म इंडस्ट्री द्वारा अंडरवर्ल्ड को। तो इतना ग्लैमरस वो नहीं है, बहुत डार्क और बहुत स्टार्क है। मतलब इतना ग्लैमरस जैसे उसको, क्योंकि दाऊद को फिल्मों का शौक था, फिल्मों का लगाव था, तो बिना मतलब में उसको इतना ग्लैमरस बना दिया गया। इतना ग्लैमरस वो है नहीं, बहुत डार्क है। और कोई किसी का वहां सगा नहीं है। छोटा राजन से टूटने के बाद दाऊद से उसके बाद खूब स्प्लिंटर ग्रुप्स बने, फिर लोग छोटा राजन से टूटे, उन्होंने छोटे छोटे वो ऑपरेशंस किए। लेकिन एक अच्छी चीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हुई, हम लोगों ने तेलगी ब्रेक किया, हमारी टीम ने तेलगी आपने किया था, संजय सिंह ने किया था, हमने किया था, और संजय हमारी टीम में थे। तो उस समय जब पुलिस वालों से इंटरेक्शन होता था, पुलिस बहुत नाराज है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुंबई की क्राइम ब्रांच जो है वो असली अंडरवर्ल्ड तो वही है। तो चलाती तो सबसे कनेक्टेड तो वही होती है। तो ऑन द सरफेस का अंडरवर्ल्ड खत्म हो गया। ये एक बड़ा बदलाव हुआ पिछले आई थिंक 15 सालों को, अगर आप 15 सालों में 15 सालों में। और बड़े सारे पुलिस कमिश्नर्स मेरे बड़े अच्छे दोस्त रहे, अरविंद सिंह हो, रॉय हो, उनसे पहले क्यों प्रदीप सावंत, प्रदीप शर्मा, दया नायक, इस तरह के लोगों से मुलाकात हुई। ये कितने बड़े स्टार्स होते थे, क्योंकि ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। तो बड़ा मतलब बड़ा हौच-पौच वाला कॉकटेल था ये सब। लेकिन इन लोगों पे मुकदमे हुए, इन लोगों पर कार्रवाइयां हुई। तो इन सब का सारांश ये निकला कि सरफेस से अंडरवर्ल्ड गायब हो गया। जो ऊपर से दिखता था ना, उठा के फोन कर दिया, धमकी दे दी, ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, वो वाला अंडरवर्ल्ड जो है वो हट गया और कई हिस्सों में बट गया। और मुंबई शहर में जो प्रेजेंस थी, उनके शूटर्स वगैरह जरूर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुंबई शहर में जो प्रेजेंस थी वो फिर वक्त के साथ रिड्यूस होती चली गई। और आई थिंक मेरा अपना ये मानना है कि प्रेजेंस के मामले में फाइनल नेल इन द कॉफिन वाज जब अरुण गौली जेल चले गए। तो अरुण गौली अपने इलाके से बैठ के उसको ऑपरेट करते थे, अंडरवर्ल्ड को चलाते थे। वो मुंबई की प्रेजेंस के डॉन थे, दाऊद की तरह नहीं थे। दाऊद तो बहुत पहले जा चुका था, काफी पहले छोड़ दिया था। यस। लेकिन और अरुण गौली अपनी जगह बैठते थे। उनके हटने के बाद, उनके जेल जाने के बाद, वो फिजिकल प्रेजेंस जो लोगों को नजर आती थी वो चली गई। तो ये बहुत बड़ा फर्क हुआ, जिसके लिए कई मायनों में आप पुलिस को भी कंट्रीब्यूशन देंगे कि उसने भी अपने हिसाब से बहुत सारे अच्छे काम किए और क्रैकडाउन किया। और चूंकि मैंने कहा ना, इनका रिश्ता भी आपस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। नेता और जैसे पॉलिटिशियन का रिश्ता होता है बहुत लोगों के साथ, ये सब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड था। तो ऑन द सरफेस आई थिंक एक अग्रीमेंट हुआ कि नहीं, जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है, गैंग वॉर सड़क पे होने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें बहुत बदली। अभी मैं आपको उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहा था, एक और बात बतानी बहुत जरूरी है, मैंने अपनी किताब में भी मेंशन किया है, बहुत लोग और भी इसको लिख चुके हैं, मेरे दोस्त जैसे हुसैन जैदी हैं और बाकी लोग लिख चुके हैं, इसका जिक्र कर चुके हैं। आबू सलीम ने नया ट्रेंड शुरू किया था। अच्छा, ओके। ये जानना बहुत जरूरी है। सराय मीर एक जगह है आजमगढ़ में, मैं गया हूँ वहां पे, वहां से आता है आबू सलीम। इसने क्या किया कि इसने उत्तर प्रदेश में, वही उत्तर प्रदेश की समस्या, बेरोजगारी, लड़कों का कम उम्र में अपराधीकरण, कंट्री मेड पिस्टल्स वो यूज करना शुरू कर देते थे। इसने सप्लाई लाइन खोली ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से। अच्छा, ओके। ये उस समय की बातें हैं। और एकदम से बड़ी सप्लाई मुंबई में आई ऐसे लड़कों की, ऐसे शूटर्स की, जिनको तैयार किया अंडरवर्ल्ड ने अपने इस्तेमाल के लिए। सिर्फ अबू सलीम का दिमाग था, अबू सलीम लेके आया, जिनका एक्चुअली मुंबई पुलिस में कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। अच्छा, वो थे ही नहीं यहाँ के। ओके। यहाँ के थे ही नहीं, सब आजमगढ़ से आए थे, वो यहाँ के थे ही नहीं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं था।
तो उनको ट्रैक करना और उनको पकड़ना बहुत मुश्किल काम था। और अक्सर वो किसी घटना को अंजाम देके इनके लिए अंडरवर्ल्ड के लिए ऑपरेट करते थे, कम पैसों में घटनाओं को अंजाम दे देते थे। ये लड़के आप जानते हैं किस तरह के बैकग्राउंड से आते थे, और उसके बाद वो नेपाल भाग जाया करते थे। और नेपाल के रास्ते फिर अगर जरूरत पड़ी तो वापस ईस्टर्न उत्तर प्रदेश चले गए या फिर दुबई निकल गए। एक बहुत बड़ा ट्रेंड सेटर था अबू सलीम, इसने किया ये क्या काम। तो एक समय ऐसा आया जब सरफेस पे था अंडरवर्ल्ड, धमकियां, लोगों को डराना, दुकानदारों के पास जाके हफ्ता वसूली, ये सब जो होता था, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा था इन लड़कों का। और ये जो यहाँ के थे नहीं, कोई पुलिस मुंबई के नहीं, रिकॉर्ड में नहीं थे, किसी थाने में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं थी, इन पर टैप रखना बहुत मुश्किल था पुलिस वालों के लिए। पुलिस वालों ने भी मुझे बताया, बहुत पुलिस वालों ने बताया मुझे। और ये रातों रात किसी माहिम स्टेशन से गायब हो जाते थे, ये रातों रात किसी अंधेरी स्टेशन से गायब हो जाते थे। ट्रेन पकड़ी, उसके बाद फिर आपको पता नहीं चला, तो या तो उत्तर प्रदेश वापस निकल गए, जहां पर पकड़ना अगर आपका लोकल माफिया से वहां संपर्क नहीं है तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होता था। नहीं तो जो पूरा ईस्टर्न यूपी है तो उसमें तो आप लिटरली पैर से खेतों को पार करके आप नेपाल जा सकते हैं। पूरा इलाका है जिसको खासतौर पर उनका इलाका था सबसे पहले, जो बाद में पहले यूपी के बड़े माफिया बने हरिशंकर तिवारी, सभी उसी बेल्ट से आते हैं सारे उस बेल्ट। तो या फिर ये लड़के वहां से सीधा क्रॉस करके चले जाते थे नेपाल, और बड़ा सेफ हेवन था। तो इन लोगों ने मुंबई में बहुत उपद्रव मचाया, और ये इसीलिए काफी समय तक जब तक उसकी अपनी खटपट नहीं हुई, वो सब अलग कहानियां है अबू सलीम की, उसने काफी ये चीजों को कंट्रोल किया अंडरवर्ल्ड के लिए मुंबई में, इन लड़कों की ताकत की वजह से। जो ये लड़के आते थे उत्तर प्रदेश से और अपना कोई भी आपराधिक कारनामे को अंजाम देकर फिर ये निकल जाते थे। अभिज्ञान, मुंबई में आपका रहना हुआ, देश भर में आपने पत्रकारिता की है, बहुत सारे चुनावों को बहुत क्लोजली कवर किया है, लेकिन मुंबई से जुड़े आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसके बारे में अगर आप बताएं, क्योंकि आपने बहुत अलग अलग तरह की पत्रकारिता की है। मैंने आपको पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू करते देखा, मैंने आपको स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज का इंटरव्यू करते हुए देखा है, फिल्म पर्सनालिटीज का इंटरव्यू करते देखा है। मुंबई शहर एक बहुत ही हैपनिंग रहा, और आपके करियर में भी बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था जब एनडीटीवी इंडिया शुरू हो रहा था, उस वक्त आप थे। किस तरह से देखते हैं मुंबई को? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन शहर है, सबसे यूनिक शहर है, तो उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। और खास बात यह है कि इतने अलग अलग लेयर्स पर कोई शहर हो ही नहीं सकता इंडिया में। साउथ बॉम्बे अलग, कॉर्पोरेट दुनिया अलग, इधर आपका अंधेरी लोखंडवाला वो टेलीविजन की दुनिया बन गई अंत में, वो अलग, फिर एक फिल्म इंडस्ट्री वो अलग, फिर एक पूरी ही मराठा राजनीति, उसके तमाम अलग अलग पहलू। तो मुंबई अपने आप में एक स्टेट है, जैसे बॉम्बे स्टेट होता था, और बाकी का महाराष्ट्र अलग है, फिर उसकी राजनीति अलग। तो मैंने सारे पहलू देखे, तो उनके इतने लेयर्स हैं कि समझ में नहीं आता। अच्छा, सबसे यूनिक बात यह है कि सब को एग्जिस्ट करते हैं, सब को एग्जिस्ट करते हैं। तो क्रिकेट, मतलब क्रिकेट रिलीजन इस देश में, अब क्रिकेट का मक्का क्या है? मुंबई, शिवाजी पार्क। मुंबई शिवाजी पार्क। तो मतलब आप एक चीज नहीं है, एक बात, एक शहर के अंदर इतनी चीजें होना, फाइनेंशियल कैपिटल, स्टॉक मार्केट, मतलब क्या चीज नहीं है जो उस एक शहर में समाई हुई है। और सब को एग्जिस्ट करते हैं, सब अपने सेगमेंट्स बना के चलते हैं, खूब कस के राजनीति भी होती है, अलग अलग हिस्सों से लोग राजनीति करने आते हैं। महाराष्ट्र के बॉलीवुड तो खैर वो भी अलग एक पूरा हिस्सा है, उसके अलावा पूरी एक फाइनेंशियल मार्केट है, पूरी एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है। फाइनेंशियल मार्केट में अलग बोल रहा हूँ, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री अलग बोल रहा हूँ। तो इतने लेयर्स पर कोई सिटी ऑपरेट करे तो आपको पूरी जिंदगी लग जाएगी उसको समझने के लिए। और सब को एग्जिस्ट करते हैं, सब काम करते हैं, कोई भूखा नहीं सोता। उसके बाद गरीब तबका है जो वाकई गरीबी में रहता है। आज भी मैं मुंबई जाता हूँ तो वही हाल है कि अगर बगल में एक शानदार करोड़ों रुपए के फ्लैट की एक बिल्डिंग खड़ी है तो नीचे पूरा एक इलाका है चौल का। आज भी वही हाल है।
हाँ, और true. दोनों सुखी रह रहे हैं, दोनों को ये एक्चुअली ऐसी तस्वीर देश के दूसरे शहरों में नहीं है, बाकी शहरों में इलाके बटे हुए होते हैं। बहुत बिकॉज मुंबई का कंपैरिजन होता है, तो न्यूयॉर्क में मैंने बहुत टाइम बिताया, न्यूयॉर्क को बहुत स्टडी करने की कोशिश की, ब्रुकलिन एरिया को, बहुत सारे एरियाज को जिनके एरियाज को मुंबई के एरियाज से कंपेयर किया जाता है, तो थोड़े रिफ्लेक्शंस हैं, नाइट लाइफ और इन सब के रिफ्लेक्शंस हैं, लेकिन ऐसा स्टार्क कॉन्ट्रास्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी ऐसा स्टार्क कॉन्ट्रास्ट आपको नहीं मिलेगा। उनके भी एरियाज है, हार्लम जैसे, जहाँ से उनका अंडरवर्ल्ड पैदा हुआ, उनके भी इतना बड़ा लेजेंड है इटालियन माफिया का, उनकी भी सारी कहानियां हैं बिल्कुल मुंबई की तरह, लेकिन वो उनके एरियाज बटे हुए हैं। मुंबई की जो सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताऊं, जो मुझे समझ में आई जी, वो ये थी कि किसी बिल्डिंग में एंटर करते वक्त आप बता ही नहीं सकते। मेरे तमाम आज के बड़े स्टार्स और व्हाटएवर, मेरे सब क्लोज फ्रेंड्स हैं, बहुत पार्टी की उनके साथ, उनको देखा भी है पार्टी करते हुए, तो उनके बारे में क्या बताएं, इतना कुछ खुल जाएगा आपके प्रोग्राम में। तो ऐसा यूनिक शहर है कि जिसमें आप किसी बिल्डिंग को एंटर करेंगे तो आपको मालूम ही नहीं पड़ सकता कि कौन से माले पर फिल्म स्टार रहता है और कौन से माले पर कोई बड़ा की प्लेयर रहता है अंडरवर्ल्ड का, और कौन से माले पर कोई नेताजी रहते हैं उसी एक बिल्डिंग में। जब तक कि जिस दिन गोली ना चले और कोई घटना हो और सारे जर्नलिस्ट वहां पहुंचे तो पता चला ये तो फलानी बिल्डिंग है। तो ये उसकी बहुत बड़ी खासियत है ना। मैं तो नहीं जानता सैफ अली खान कहाँ रहते हैं, लेकिन अभी न्यूज में देखा उनको पर हमला हुआ, अब पूरी दुनिया जान गई भाई उनकी वाली बिल्डिंग है, वो रहते हैं। तो ये इट्स अमेजिंग, ये कहीं नहीं हो सकता। नॉर्मली ऐसे होता है ना, लोग मोहल्ले में जानते हैं या सोसाइटीज में जानते हैं, वो एक ऐसी जगह है जहां पर सीक्रेसी भी इतनी खूबसूरती से मेंटेन होती है कि आपको पता ही नहीं लगेगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। फिर पूरा एक कंक्रीट जंगल पैदा हो गया, मेरे समय में हुआ, आपने भी देखा, पूरा ये अंधेरी नवी मुंबई तक चला गया, ठाणे, नवी मुंबई, ये सब मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। वो और भी अलग है, तो उसमें भी आप नहीं जान सकते कि कौन क्या करता है, और सब अपने घर से निकल जाते हैं, अपना काम करते हैं। तो ये सब, ये यूनिकनेस हिंदुस्तान के किसी और शहर में हो ही नहीं सकती, और है भी नहीं। अभिज्ञान, हम चाहेंगे कि हम आपको आगे भी इनवाइट करें और हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। मुझे मालूम है आपने बॉलीवुड को भी बहुत करीब से देखा है और हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छा मौका होगा आपसे सुनना। लेकिन आज अगर आप फुर्सत में हैं, कुछ कहानियां अगर आप सुनाना चाहें, मैं वैसे तो चाहूंगा कि आप आते रहें हमारे प्लेटफॉर्म पर और हमें बताते रहें कहानियां, खुद से जुड़ी हुई भी और कुछ ऐसी भी जो आपने एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि आपने 3 दशकों तक इस देश को ऑब्जर्व किया है अलग अलग तरीके से। आपसे बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम बात कर सकते हैं आज के बदलते हुए सिनेरियो पर भी, जो हम जर्नलिज्म का सिनेरियो देख रहे हैं, जो गोदी मीडिया कहा जाता है, किस तरीके से चीजें बदल रही हैं हमारे आसपास। तो बहुत सी बातें हैं आपसे करने के लिए। हाँ, नहीं मतलब अब आपने सवाल पूछा गोदी मीडिया का, तो असली हालत तो ऐसी है कि वो इतना एक्सपोज हो गया है कि उसके बारे में कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। ट्रू ट्रू ट्रू। मतलब सच्चाई है कि वो जो है वो है, और उनको कोई उसमें, वो बहुत इत्मीनान से हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है, जिसको जो बोल रहा है बोलते रहने दीजिए, उनको अपने जॉब में सरवाइव करने के लिए ये करना है, वो कर रहे हैं। तो अब वो ऐसी लिमिट को क्रॉस कर चुका है, वो एक ऐसे स्तर को पार कर चुका है कि उसके बारे में अगर वो खुद बदले तो वो चर्चा का विषय बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अन्यथा वो चर्चा का विषय भी अब नहीं बनते, क्योंकि वो एस्टैब्लिश हो चुका है। जब तक कि वो हटेगा नहीं या वो पूरी तरह से उसका स्वरूप बदलेगा नहीं, तो उसको वो लोग बहुत कंफर्टेबली एक्सेप्ट करते हैं। और सब लोग जब मुझसे पूछते हैं या बात करते हैं, या तमाम सेमिनार्स में और लिटरेरी फंक्शंस में बोलने जाता हूं मैं, तो वो अब एक पार्ट ऑफ द सिस्टम की तरह एक्सेप्ट कर लिया गया है उसको। और उनको भी कोई गुरेज नहीं है। जब उनको ही नहीं गुरेज है, जब उनको ही नहीं प्रॉब्लम है, तो उनसे कोई कुछ कहे क्या? वो लोग लिखते हैं उनके बारे में, उनका जो भी रवैया है, जो भी कारण है, वो तो वही जाने। तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, ये सिचुएशन है। अब हम लोगों ने कभी एंटिसिपेट ही नहीं किया था, सही सवाल पूछा आपने, कि ऐसा एक समय आएगा
ट्रू, ठीक है, सबके अपने विचार होते हैं, विचारधारा होती है, वो सब होता है, लेकिन एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, जी ये किसी ने नहीं सोचा। मैं आपसे एक सवाल आज रखता हूँ जी और आपके व्यूअर्स को रखता हूँ, जी अटल जी के माध्यम से, मतलब हाँ उनकी सरकार जो थी उसके माध्यम से, जी कि उस समय भी राइट विंग पत्रकार थे, बहुत सारे बहुत मशहूर थे, बीजेपी ने बहुत सारों को राज्यसभा पहुंचाया, ये हाँ भी सच है, सच ठीक है। है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि राइट विंग पत्रकार थे, बीजेपी के साथ सोच रखने वाले पत्रकार थे, संघ से जुड़े हुए पत्रकार थे, ये सब सच्चाई है, लेकिन ये राष्ट्रवादी क्यों नहीं कहलाते थे? ये नया टर्म है, ये टर्म का, एग्जैक्टली। ये हाँ टर्म हाँ। क्या, क्या वो क्या देशद्रोही थे? अटल जी क्या देशद्रोही थे? उन्होंने तो आजकल कभी तो नहीं मुझे कहा विपक्ष कि को मैं राष्ट्रवादी हूं। आजकल तो विपक्ष को देशद्रोही कह देते हैं लोग। हाँ, तो कोई भी जो उनके साथ नहीं है वो हाँ हाँ, देशद्रोही है। दो देशद्रोही, मेन पॉइंट तो यही है ना। तो बिल्कुल। वो सारे, वो तब पत्रकार काहे के लिए राष्ट्रवादी नहीं थे? तब नेशनलिज्म जी कहाँ था? कोई क्वेश्चनेबल थे क्या? जो आडवाणी और वाजपेयी जैसे लीडर्स थे, इनका हाँ, नेशनलिज्म या तो क्वेश्चनेबल रहा होगा, यही हो ट्रू। सकता है। तो हम्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोसाइटी को, इंटेलेक्चुअल्स को, और सब समझ रहे हैं, और हम्म, बात करने के लिए, समझने के लिए कि बीजेपी की गवर्नमेंट पहली बार नहीं आई है, मैं यही तो बोलता हूं सबसे। जी हाँ। ये सब अभी ऐसा क्यों आपको नजर आ रहा है? गवर्नमेंट तो पहले भी आ चुकी है बीजेपी की, आपको आपको लगता ऐसा है नहीं सोशल लगता? आपको लगता है सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें? हाँ, उसका है, हम्म, क्योंकि आई थिंक केजरीवाल की सफलता देखकर सोशल मीडिया पर इनको लगा कि हम उसे रिपीट कर सकते हैं और अपने लिए ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि क्विक एक्सेस है, बहुत तेजी से पहुंच जाता है, और क्रॉस कनेक्शन है, इंटरैक्शन है, एक दूसरे के यस। बीच इंटरैक्शन, भले ही वो गाली गलौज का हो, अच्छा नहीं हो कई बार, क्योंकि हम्म। अच्छी बात नहीं है, भाषा का सलीका सबको रखना चाहिए, हम्म, लेकिन क्रॉस इंटरैक्शन है। तो सोशल मीडिया ने उस डिवाइड को, डिजिटल का जो इम्पैक्ट है अभी तो आया ही नहीं है पूरे तरह से, वो बहुत बड़ा होगा। अभी आपने ग्रॉक देखा, अब ये नया, ग्रॉक, यस। जी, नया खेल चालू हुआ है, तो वो हाँ हाँ इम्पैक्ट अभी इनको मालूम ही नहीं है उससे डील कैसे करना। मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कॉन्क्लेव में कहा था 2019 में, मेरे साथ जी पृथ्वीराज चौहान थे जो आपके महाराष्ट्र के सीएम रह जी चुके हैं। जी तो मैंने कहा था कि देखिए, डिजिटल मीडिया का अपना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, लेकिन वो प्रॉब्लम है, वो हाँ इट्स लाइक अ बेबी, वंस इट कम्स आउट ऑफ द स्टमक you can't put it back. एक्चुअली। You will have no choice but to allow it to grow. तो आपने ठीक है उसका लाभ ले लिया, वो बहुत अच्छी बात है, मुझे सब समझ में आता है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि वही आपको हिट भी करेगा, और उसने किया, कर रहा है। करना तो शुरू कर चुका है, अभी इम्बैलेंस ग्रोक आया। को आपने इंजॉय किया, इम्बैलेंस का आपने लाभ लिया, लेकिन साथ में ये भी सच्चाई है कि यही इम्बैलेंस आपको हर्ट भी करेगी। तो उसके लिए दिमागी तौर पर तैयार रहिए, मत सोचिए कि खाली हमने सोशल मीडिया क्या मैनिपुलेट कर दिया तो ये सारा सोशल मीडिया हमारे लिए है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है। तो आपने कहा कोई किस्से, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतने किस्से हैं कि कौन सी स्टोरी बताऊं आपको। मैं अभिज्ञान यही कहना चाहूंगा कि मैं चाहूंगा कि आप जब भी आपको मौका और फुर्सत है, आप मुझे बता सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप, क्योंकि आपको देखने के बाद मुझे लगता है मैं पॉलिटिक्स पे बात कर सकता हूं, बॉलीवुड पर बात कर सकता हूं, अंडरवर्ल्ड पर हमने आज बातें की। आपने 3 दशकों तक हमारे देश को इतने अलग अलग एस्पेक्ट से कवर किया है कि इतनी सारी बातें हो सकती हैं। मुझे लगता नहीं कि एक मुलाकात काफी है। तो तब भी नहीं अगर नहीं, आपको कुछ बिल्कुल किस्से याद आ रहे रेगुलरली हो। होगा, जी और रेगुलरली मैं आपसे मिलूंगा। मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि रेगुलर हम जी लोग इंटरेक्शन करेंगे। जी और किस्सों के हिसाब से तो मैं, मतलब एक ही किस्सा, एक बहुत बड़ा किस्सा है जो जी किताब में मैंने लिखा है। जी मैं और श्रीनिवासन जैन जो है, ये बताता हूँ जी किस्सा, तो सुनेंगे लोग तो उनको जी अ, बड़ा मजा तो नहीं, लेकिन जानकारी मिलेगी। जी तो हम लोगों ने उस समय के मुंबई पुलिस कमिश्नर, जो कि आपको पता है बड़े ताकतवर व्यक्ति होते हैं, तो हमने उनसे एक इंटरव्यू की रिक्वेस्ट की। जी और इंटरव्यू की रिक्वेस्ट मैंने इस आधार पे की कि कोई टेररिस्ट पकड़े गए थे
और हमने कहा उसके बारे में आपसे बात करनी है। तो कमिश्नर साहब लाजमी है कि वो तैयार हो गए, पुलिस की अच्छी बात होनी थी। तो मैं एक रिपोर्ट को लेकर हाथ में ऐसे ही बैठा रहा, और जैसे हम और आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं इंटरव्यू कर रहा था उनका। उन्होंने भी देखा हाथ में मेरे एक रिपोर्ट है। तो उसी इंटरव्यू के बीच में मैंने वो रिपोर्ट खोल दी। अच्छा, ओके। आर एस शर्मा पुलिस कमिश्नर थे मुंबई के, और मैंने वो रिपोर्ट खोल दी उनके सामने और पढ़कर उन्हें सुनाया कि इस रिपोर्ट के हिसाब से आप इंडाइक्ट होते हैं तेलगी मामले में। उनके चेहरा मोहरा मतलब सब कुछ बदल गया। और उन्होंने कहा ये बकवास है, मतलब ये क्या है। मैंने कहा देखिए ये रिपोर्ट है, ठीक है, ये बाकी ऑफिसर्स के नाम है, ये थी वो थी तेल की रिपोर्ट जी। इस तरह से मैंने ब्रेक की थी तेल की रिपोर्ट। तो मैंने वो रिपोर्ट, संजय ने अपनी किताब में भी लिखा है, तो वो रिपोर्ट मैंने उनके सामने रख दी और उनकी तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति हो गई। अंततः वो जेल भी गए, अंततः वो जेल भी गए। और फिर उसके बाद धड़ाधड़ मैंने उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। उनके समझ में आ गया कि मैंने इंटरव्यू वैसे कहा था किसी और विषय का, विषय मेरे एक्चुअल ये था। थोड़ा श्रीनिवासन भी घबरा गए मेरे साथ थे, क्योंकि वो आक्रामक हो गए। उनको डायरेक्ट इंडाइटमेंट था उनका, और इतना बड़ा स्कैम खुलेगा उनको तो सोचा ही नहीं था कि एक नॉर्मल बातचीत में। तो क्योंकि आप किस्सों की बात कर रहे थे, बहुत बड़ी घटना थी। बिल्कुल, ये अपने आप में आप समझ सकते हो उनका रिएक्शन उस वक्त क्या रहा होगा। एग्जैक्टली। मैंने कागज खोल के एक रिपोर्ट उनका जहां जहां पे नाम था, क्या क्या कहा गया था, किस तरह के इंडाइटमेंट थे, वो उनको उनकी आंखों में आंखें डालकर पढ़कर सुनाया। और वहां से शुरू हुआ हमारा चैनल, और तेलगी स्कैम, और ये सब कुछ वहीं से स्टार्ट हुआ। अच्छा, वो आपने जिक्र किया आजकल ऐसा जर्नलिज्म नहीं है जी। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई जी जी जी। उसके बाद क्या हुआ कि उस समय में हमारे एक बड़े अजीज दोस्त होते थे, वो सच में अजीज मित्र थे हमारे। उनका नाम था तलत अजीज। अच्छा हो। तो तलत अजीज के घर पर कोई डिनर था। तब तक तेलगी का बवाल मच चुका था, एनडीटीवी को क्रेडिट गया था। उसके बाद सबने फॉलो अप किया, जी ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, सब पीछे लग गए तेलगी के। और बहुत पीठ थपथपाई लोग, मैं कहीं भी जाता था लोग मुझसे मिलते थे कि आपने और आपकी टीम ने तेलगी को ब्रेक किया। तो मैं तलत अजीज के घर पर गया खाने पर। वहां ये सज्जन और इनकी पत्नी मौजूद थी। ये नाराज हो गए और इन्होंने उनसे कहा कि आपने इसको बुलाया है विज्ञान प्रकाश को मुझे ट्रैप करवाने के लिए। मतलब कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं था। दोस्त और वो बाकायदा चले गए वहां से। अच्छा, तो मुझे याद आ रहा है, बहुत पुरानी घटना ये। और तलत बहुत परेशान हुए, और मतलब बता ही सकते, लेकिन अच्छा खासा माहौल क्रिएट हो गया। बिल्कुल। अच्छा, उनका घर छोटा था तो ज्यादा लोग ही थे। मुंबई में घर में पार्टियां कैसी होती है और कितने लोग होते हैं आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं उज्जवल। जी। तो अच्छा खासा माहौल, जो उस समय मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड थी वो भी परेशान हो गई, और अच्छा खासा माहौल क्रिएट हो गया। जी। तो वो बहुत नाराज हुए। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, ये आदमी है जिसने मुझे ऐसे करके किया और रिपोर्ट खोल के रखे मेरे सामने। अच्छा, उनके ऊपर दबाव ऑलरेडी आ ही चुका था क्योंकि बहुत बड़ा मसला बन चुका था। और उस समय ये सुगबुगाहट चालू हो गई थी सत्ता के गलियारों में कि ये तो तेलगी स्कैम है, क्योंकि तेलगी पॉलिटिकली बहुत कनेक्टेड था। तो किसका आदमी था, क्या था, वो सब अगर आप सीरीज देखिए तो उसके तमाम कनेक्शंस थे। उस पर भी हम एक दिन अलग से चर्चा कर सकते हैं डेफिनेटली क्या कनेक्शंस थे। तो ये घटना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी कि जिस दिन हमने चैनल लॉन्च किया था उस दिन हमने ये इंटरव्यू किया उनका, और इंटरव्यू किसी और विषय पे था, और बीच में मैंने ये रिपोर्ट खोल दी और उनकी जान निकल गई। मतलब एक तरह से जान निकलने से मुहावरा है ये, रिएक्शन से मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद एक दोस्त के यहाँ डिनर पे
जो है उन्होंने तकरीबन ये हंगामा माहौल किया। बनाया हाँ कि हाँ जैसे उन्हें ट्रैप कर लिया गया है और पता है मतलब मुझे क्यों बुलाया वहां पे, अगर उसको बुलाना था टाइप जो होता है ना। तो और बहुत मतलब हम और आज आप मुस्कुराकर इसके बारे में बात कर रहे हैं, बट बहुत टेंशन आई बाकी कैन मेहमान में अंडरस्टैंड। थे। तो शहर का पुलिस कमिश्नर बहुत नाराज होकर टेंशन चला का गया। माहौल बन गया था। हाँ, शहर का पुलिस कमिश्नर नाराज होकर चला गया कि उसको ट्रैप करवा रहे हैं। हाँ, कि विज्ञान प्रकाश वहां कैसे आ गया। अब तो भाई वो मेरे दोस्त है, आप मेरे दोस्त है, मेरे छोटे भाई की तरह है, तो आप बुलाएंगे आपके घर में आऊंगा। तो वैसी घटना हुई तो वो उन्होंने उसको एंटिसिपेट नहीं किया। अब एंटिसिपेट नहीं किया तो मतलब वो कुछ और ही समझे। और हाँ मतलब मुश्किल से कुछ दिन पहले की घटना है कि उनको वो तेलगी में क्वेश्चन थे और मेरे द्वारा क्वेश्चन थे, तो स्वाभाविक था उनका इस तरह से रिएक्ट करना। ये घटना है। अगली बार हम लोग बैठेंगे तो मुझे एक और घटना याद आ रही, सलमान खान का इंटरव्यू, उसके बारे में बात जी, करूंगा मैं आपसे। डेफिनेटली हम बात करेंगे। मैंने और इकलौता इंटरव्यू सलमान खान का किया था किसी और ने, मैं उनको जानता भी नहीं था सलमान को, बाद में मित्रता जी हुई हम लोगों की। जी जी तो जब सलमान पर पहला गंभीर आरोप लगा था एक ड्राई क्लीनर के दुकान के बाहर लेटे लोगों पर गाड़ी नशे में चढ़ाने चढ़ाने का। हाँ हाँ हाँ, तो अमेरिकन एक्सप्रेस उसके बेकरी। बाद हाँ वो जी इंटरव्यू क्या था, और बहुत स्टार न्यूज होता था उस जमाने में, मैंने सलमान का जी इंटरव्यू किया था। और जी, इंटरव्यू के बाद क्या हुआ वो भी बताऊंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल सुनना चाहेंगे। और उसके और बाद उसमें फिर बहुत लोग आए बॉलीवुड से इंटरवीन करने के लिए। जी और महेश भट्ट साहब का फोन आया, हाँ मतलब हाँ वो काफी रुचि लेते थे, मतलब हमारे बड़े अजीज दोस्त हैं इन सब मसलों में। जी, और काफी तनाव का माहौल हो गया था। तो उसके बाद धीरे धीरे करके फिर सलमान हमारी मित्रता हुई, जान पहचान हुई। तो मैं जब ये मिला था अच्छे मैं से पहली जानता बार रहा तो हूँ मेरी कि कोई जान पहचान नहीं थी। आपका बहुत आना जाना रहा है, बॉलीवुड के लोगों से मिलना जुलना भी रहा है, और काफी इनसाइड स्टोरीज हमें डेफिनेटली मिलेंगी। साथ ही एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो अब जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं या जर्नलिज्म कर रहे हैं, नया नया शुरू किया है, तो उनके लिए भी आप जरूर बताइए कि किस तरह से हाँ, उनको तो बेधड़क 12 तक होकर। एज है। अगर कम उम्र जी है जी, और ऑप्शंस हैं तो ये मत करिएगा, एग्जैक्टली। जर्नलिज्म में कभी आज मत का आइएगा। आज की स्थिति में तो आज के मतलब मैं किसी का भविष्य नहीं बर्बाद करना चाहता, तो आज की सिचुएशन में तो इसमें आने की एडवाइस नहीं दूंगा। अब क्योंकि कुछ परिस्थितियां कर नहीं आज पाएंगे। अगर बदले, हालात बदले और हाँ लोगों को अलग और अच्छा काम मिले, डिजिटल एक अच्छी स्पेस क्रिएट कर रहा है, तो वो हाँ पॉजिटिव साइंस हैं। लेकिन हम्म एक एक बड़ा हिस्सा जो हमने देखा है और पिछले कई हम्म, सालों से देख रहा हूँ, तो मैं जी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, अगर बिकॉज नेचुरली आई एम पेड फॉर माई लेक्चर्स, जी तो मैं इसके हक में तो अभी लेक्चर नहीं दे सकता, क्योंकि मैं मॉरली उस पोजीशन में नहीं हूँ कि इसके हक में लेक्चर दे दूँ। हाँ, ये बदल रहा है, अच्छा, हाँ बहुत अच्छा काम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग और भी काम कर रहे हैं, सब कुछ एक जैसा नहीं है। लेकिन हम्म, डायरेक्टली तो मैं नहीं किसी को एडवाइस करूंगा कि अगर है आपके पास ऑप्शंस तो और ऑप्शंस तो टटोलिए। तो ये बात तो सही है कि आज का युग बिल्कुल बदल गया है। अब देखो, आप भी अपना काम कर रहे हो अपने तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हो, बट मैं जानता हूँ कि आपको ये करने में कितनी मेहनत, मशक्कत, तकलीफ होगी। बिल्कुल मैं समझ बिल्कुल सकता बिल्कुल हूँ, बगैर कहे आपके मैं समझ सकता हूँ, जी, क्योंकि वो माहौल जो हमने जिया, वो गोल्डन पीरियड टेलीविजन का जो हमने गोल्डन जिया, पीरियड। वो ट्रू जा ट्रू। चुका है। यू हैव टू बी रियल अबाउट इट, वो जा चुका है। पत्रकार होकर अगर आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते तो फिर आप पत्रकार ही क्यों हैं, सबसे बड़ा सवाल ही हाँ, आप पर ये शुरू हो जाता है। और सही फिर बात आप है। किससे सवाल पूछेंगे? अगर आप फिर सरकार किससे से नहीं पूछेंगे? पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? फिर किससे पूछेंगे? तो मतलब हम लोगों ने जैसे बताया कि हमने इस तरह के जर्नलिज्म किया कि पुलिस कमिश्नर के सामने फाइल खोल कर रख दी, बताइए, दोनों साइड से कैमरा ऑन है, अब बताइए। अब का तो आलम ये है कि सर बस। हमारा कॉन्क्लेव हो रहा है, आएंगे सर, सर आप आइए प्लीज हमारे कॉन्क्लेव में आइए। तो हम ट्रू लोगों ने ट्रू। जो समय जिया, हाँ उसमें एक अच्छे पत्रकार की इज्जत ये होती थी कि नेता उससे बात करना चाहता था, या नेता चाहता था कि वो उसका इंटरव्यू करे, उस पर स्टोरी करे, नेता की प्रोफाइल बढ़ती थी। अब उल्टा है, उल्टा हो गया। अब पत्रकार हाथ जोड़ के जाता है नेता के पास, सर प्लीज हमारे कॉन्क्लेव में, प्रोग्राम में आइए ना सर, हमारे प्रोग्राम में आइए। और पीछे पीछे सीईओ या इस तरह का कोई मार्केटिंग पे जाता है कि सर फिर हम्म, स्पॉन्सरशिप करो, सर उनको फोन कर दीजिए तो थोड़ी हाँ स्पॉन्सरशिप भी आ जाएगी।
तो ये सब धंधा है, प्योरली बिजनेस। मैंने चंडीगढ़ के एक एडिटर्स कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, मुझे भी याद है, बहुत सारी बातें हैं, मतलब ये आखिरी पॉइंट, और इतना लोगों ने साहब नैतिक तरह से मुझे गालियां दी, बड़े बड़े पत्रकारों ने और संपादकों ने। तो मैंने कहा भाई बड़ा आप लोग तो पता नहीं कौन सी ख्याली दुनिया में जी रहे हैं, आज सबके मुंह बंद है। ऐसी नैतिकता की गाली दी, नहीं ये धंधा नहीं है, अरे प्योर धंधा है, और क्या है। मैंने यही कहा था, कम से कम 15 साल पहले मैंने कहा था जी। तो बड़े लोगों ने मुझे बहुत आलोचना हुई हमारी, प्योरली धंधा है। तो हम अपने बारे में बात कर सकते हैं जिस दौर से हम गुजरे। तो अब वो धंधा खुलकर सर्फ, जैसे आपने कहा कि अंडरवर्ल्ड कहाँ गया, मैंने आपको जवाब दिया सरफेस पे नहीं है। वैसे मीडिया कहाँ है, उसका धंधा सरफेस पे आ गया, धंधा सरफेस पे। पहले भी धंधा होता था, लेकिन मीडिया की गरिमा को, पत्रकारिता की गरिमा को ऊपर रख के धंधा होता था, उसको बेच के या हटा के नहीं, उसको साइड में कर दिया। तो बिल्कुल साइड में कर दिया, बिल्कुल साइड में कर दिया। अभिज्ञान, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत सालों के बाद इस तरह से मिलना, इस तरह से बात करना, और हम बिल्कुल चाहेंगे कि जब भी आप सही समझें, फुर्सत हो, और हमारे लिए आएं, और हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बहुत जल्द डिजिटल स्पेस पर भी अपना कुछ शुरू करें। मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शक आपसे सीधे जुड़ना चाहेंगे। जरूर, नहीं हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, और अगली मुलाकातों का 2 विषय मेरे दिमाग में है जी। तो सलमान पर बात करते हैं जी। बाद में मैंने उन्हें अच्छी तरह से जाना भी, अच्छे इंसान है वो जी। और उस घटना की बात करेंगे, मैं उस इंटरव्यू की और उसके बाद क्या हुआ जी जी, जरूर उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और किताब के बारे में मैं थोड़ा विस्तृत तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि कास्ट क्रिमिनलाइजेशन जो है जी, अभी आज हल्का सा छुआ है मैंने इस विषय को जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये बड़ा, मतलब आप तो मुंबई में है और वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है, तो जो रियल स्टोरीज का ट्रेंड आया है, ये बहुत अच्छी बात है जी, और उसके लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। असली कहानियों का जो ट्रेंड आया है जी। शायद अभिज्ञान जी से हमारा संपर्क छूट गया है, मैं कोशिश करूंगा कि वो हमारे साथ फिर से जुड़ें। शायद इंटरनेट का कोई इशू है या इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, आप लोग बने रहिए, हम कोशिश करते हैं कि अभिज्ञान जी को वापस जोड़ें। आज बहुत लंबे समय के बाद मेरे मंच पर एक ऐसे मैं पत्रकार को लेकर आया हूं जिनको मैं खुद बहुत अपने शुरुआती दिनों में बड़े करीब से देखता रहा, सीखता रहा, और मेरे लिए भी एक बहुत गर्व का विषय है कि एक ऐसे पत्रकार ने मेरे लिए समय निकाला जो एक समय में मेरे गुरु समान भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में अभिज्ञान जी के साथ बहुत सारे शोज और बहुत सारी बातचीतें करने वाले हैं, क्योंकि करीब 3 दशक तक अभिज्ञान का जो करियर रहा उसमें पॉलिटिक्स, सिनेमा, अंडरवर्ल्ड और हर तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में पत्रकारिता करते रहे हैं अभिज्ञान। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत कुछ हमें उनसे सीखने को मिल सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी अभिज्ञान को मैं इनवाइट करूं। अभी शायद किसी वजह से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है उनके साथ में। थोड़ी देर हम इंतजार करते हैं, नहीं तो उसके बाद मैं जब अगली बार उनके साथ कनेक्ट होऊंगा तो डेफिनेटली मैं आपसे और बहुत सारी बातें और बहुत सारी ऐसी इंटरव्यूज हैं और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं जो आपको एक झलक दिखाएंगे, और खासकर उस दौर की झलक दिखाएंगे जब भारत देश में पत्रकारिता दबकर नहीं की जाती थी, बहुत धड़ल्ले से सरकार से सवाल पूछे जाते थे, सीधे तौर पर चीजें सामने रख दी जाती थी, और पत्रकारों को पूरी तरह से सवाल पूछने की आजादी थी, जो कि आज के समय में ऐसा नहीं है। ये दुखद है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि गुजरे जमाने के जो पत्रकार हैं उनसे हम खुलकर बात करते रहें, इनवाइट करते रहें। शायद इंटरनेट का कोई इशू है, इसलिए संपर्क हमारा छूट गया है अभिज्ञान जी से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे लोगों को हम आपके बीच में लाते रहें जिनके बारे में आप अब कम सुनते हैं या किसी वजह से वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। मोही खान है हमारे दर्शक जो लिख रहे हैं, अभिज्ञान जी भी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, एनडीटीवी पे हम भी फॉलो करते हैं। जी हाँ, बहुत एक लंबा अरसा रहा, लगभग 3 दशक का समय। मैं 97 से तो देख ही रहा हूँ अभिज्ञान को टीवी पर एक पत्रकार के तौर पर, और मुझे काफी कुछ उनसे सीखने के लिए भी मिला। शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। आगे फिर हम
मुलाकात करेंगे और आपके बीच कुछ ऐसे ही नए मेहमानों को लाने की कोशिश करेंगे, आपको अच्छे लोगों से मिलवाने की कोशिश करेंगे और कुछ अच्छी किताबों के बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने आज लखनऊ टू लुटियंस के बारे में बात की। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट।